Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 5 industries. तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रीजन्स. तो आप अपनी बुक निकालिएगा, जियोग्राफी की पेज नंबर है 50. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडस्ट्रियल रीजन्स हम उनको कहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्ट की गई होती है, यहाँ यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है उनको हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं. उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है. इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. तो इंडस्ट्रियल रीजन्स हम किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेट होती है एक दूसरे के नज़दीक, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे कारखाने एक दूसरे के करीब करीब बने हुए होते हैं और जो अपने बेनिफिट्स एक दूसरे के इस क्लोजनेस की वजह से शेयर करते हैं, यानी कि जो एक दूसरे पे फिर रॉ मटेरियल या किसी और चीज़ की वजह से, जैसे आयरन का कारखाना है, आयरन और जहाँ पे आयरन और से आयरन बनाते हैं, तो वहाँ से जो आयरन बनाते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में कुछ मशीन्स बनाते हैं इन आयरन से, तो वही मशीन्स दूसरे कारखाने में किसी और चीज़ की प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है. तो इसको हम कहते हैं कि बेनिफिट्स को शेयर करना, यानी कि जब एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती है, एक दूसरे के करीब बहुत सारे कारखाने बने हुए होते हैं और फिर इस क्लोजनेस की वजह से वो अपने जो बेनिफिट्स होते हैं इनके वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ये कारखाने. तो इसको हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. तो जो सबसे बड़े कारखाने वाले एरिया है वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ पे है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया है. वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने वाले एरिया पाए जाते हैं इन कंट्रीज़ में, इन कॉन्टिनेंट्स में. मेजर industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. तो जो ये इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? टेम्परेट एरियाज में, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि जहाँ पे मौसम बहुत ही खुशगवार होता है. नियर सी पोर्ट्स, और सी पोर्ट्स के नज़दीक, यानी कि समंदर के किनारे जो समंदरी जहाज़ का अड्डा होता है वहाँ के करीब, सी पोर्ट्स के नज़दीक, यानी कि क्योंकि वहाँ से उनको जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, फिर इनको ये ईज़िली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं. इन जो गुड्स निकालते हैं इन इंडस्ट्रीज से, तो इनको ईजिली वो क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं. एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, और कोल फील्ड्स के नज़दीक जहाँ पे कोल फील्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर इनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करने में आसानी होती है, लाइट जनरेट करने में आसानी होती है. तो इन जगहों पे जहाँ पे इनको सहूलियत दस्तयाब होती है तो वहाँ पे कारखाने बनाए जाते हैं. जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, सी पोर्ट्स के नज़दीक, और कोल्ड फील्ड जो होते हैं वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ बनाए जाते हैं ज़्यादा. इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गंटूर बेल्ट, गोरगांव, दिल्ली, मीरठ रीजन एंड द कोलाम थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. तो ये सारे कुछ नाम जो मैंने यहाँ पे बताए ये इंडिया में कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स है. तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो जो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, वर्ल्ड बेल्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहाँ है? यहाँ पे है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाला कलर है करके, तो यहाँ पे ये वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है. यहाँ पे वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो. तो जो ये ब्लैक वाले हैं ये इंडस्ट्रियल रीजन्स है. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बगोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो फोनिकस, दनवीर, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉस्को यहाँ पे. तो ये कुछ इंडस्ट्री नाइजीरिया में है. ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ये क्या है? जो ब्लैक निशान दिए गए हैं ये है इंडस्ट्रियल रीजन,
यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये कारखाने हैं इंडस्ट्री के, कहाँ कहाँ पे लोकेट है, और वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट कहाँ कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये ब्लैक कलर के ये निशान है, तो ये इंडस्ट्रियल रीजन्स है। तो यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज़ है, इनसे हमें बहुत ही बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि जो हम आज मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये इसी इंडस्ट्रीज़ की वजह, कोई भी चाहिए छोटी सुई से लेके अगर हम किसी बड़ी चीज़ तक हम लेंगे, व्हीकल तक लेंगे, तो ये इंडस्ट्रीज़ की बदौलत ही हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इस इंडस्ट्री से अगर फ़ायदे भी हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो इससे क्या हो सकता है, कभी कभी इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हम उसी को कहते हैं कि जब इंडस्ट्री की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है ऐसा जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है प्रॉपर्टी का भी और इंसानों का भी, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहते हैं। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिज़ास्टर्स मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इरेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटीरियल। तो ये इंडस्ट्रियल जो डिज़ास्टर ये कैसे आता है, ये एक्सीडेंट होता है या कोई डिज़ास्टर होता है, ये किस तरह से ओकर होता है, किस तरह से पेश आता है, ये ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। अगर किसी वजह से, किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से, यानी कि मशीनरी कुछ ख़राब हो जाती है कोई मशीन, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पेश आ सकता है, या एक्सीडेंट हो सकता है ये, मतलब जिससे हमें नुकसान हो सकता है। या इरेस्पॉन्सिबल ऑफ हैंडलिंग हजार्डस मटीरियल, या हमें जो हजार्डस मटीरियल होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको हैंडल करने में कोई, यानी कि उसको ठीक तरीके से रखने में कोई इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उस हजार्डस मटीरियल का लीकेज हो जाता है, तो उस वजह से इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पेश आ सकता है। यानी कि हम हजार्डस मटीरियल को अच्छे से इसको प्रिवेंट नहीं किया जाता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हो सकता है। तो वन ऑफ द वर्स्ट industrial disasters of all time occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 00:30 AM। तो क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पेश आया था, कब ओकर हो गया था, ये भोपाल में ये पेश आया था 3 दिसंबर 1984 को, यानी कि 1984 ईयर था, 3 दिसंबर था, तो भोपाल में ये हादसा पेश आया था, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पेश आया था। कब? रात के 12:30 बजे। इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। तो क्या हुआ था, जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी जिसका नाम यूनियन कार्बाइड था, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है बहुत ही जहरीला गैस है, तो ये लीक हुआ था अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनेट, और एक गैस इसके साथ लीक हुआ था जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनेट। तो पेस्टिसाइड फैक्ट्री में ये लीकेज हुआ था इसका, और बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी लीक हुए थे इसके साथ, इन दो गैसेस के साथ। तो बहुत ही पॉइजनस गैस है ये मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इससे क्या हुआ था, फिर बाद में ये एक्सीडेंट पेश आया था इस वजह से कि मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो था, हाइड्रोजन साइनेट, इसके साथ भी गैस एक और लीक हुआ था, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो पॉइजनस थे वो लीक आउट हुए थे पेस्टिसाइड फैक्ट्री में जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कब? 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे। तो इससे क्या हुआ था, द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3,598 इन 1989। तो 1989 तक जो डेथ हुई थी लोगों की, कितनी हुई थी, 3,598, 1989 तक इनकी डेथ हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता करके 3,598 लोग उस टाइम मर गए थे। Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. तो बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जो सर्वाइव कर रहे थे, यानी कि जो जिंदा रहे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको झेलनी ही पड़ी। कोई अंधा हो गया था, तो कुछ लोग इम्यून सिस्टम जो उनका था वो ख़राब हो चुका था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए थे, यानी कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी हो गए थे उनमें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी उनको फिर फेस करनी पड़ी जो ज़िंदा रहे थे। लेकिन जो मर गए थे 1989 तक कितनी तादाद लोगों की बढ़ चुकी थी मरने की, 3,598। यानी कि इंडस्ट्रीज़ अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है लेकिन ये नुकसानदेह भी है अगर हम इनको ठीक से हैंडल ना कर पाए। अगर कोई
टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी या इन हजार्डस मटेरियल को हम अच्छे से मतलब प्रिवेंट ना कर पाए तो इनसे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर कह सकते हैं। तो एक डिजास्टर ये है। तो दूसरा यहाँ पे है, इन अनदर एक्सीडेंट ऑन 23rd December 2005 due to gas well blowout in Gokyo, Chongqing, China. 243 people died, 9,000 were injured, and 64,000 were evacuated. तो क्या हुआ था, एक और एक्सीडेंट हो गया था जो चाइना में हुआ था। गोकियो एक जगह है चोंगिंग चाइना में। तो वहाँ पे एक गैस वेल जो है 23 दिसंबर 2005 ईयर था, तो ब्लो आउट हो गया था, यानी कि वो बाहर आ गया था। उसमें से जो गैस वेल था उसमें से वो जो गैस था वो बाहर आ चुका था। तो कितने लोगों की जो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो कितने लोगों की डेथ हो चुकी थी उस टाइम, 243 पीपल डाइड, यानी कि 243 पीपल जो लोग थे वो मर गए थे। 9,000 वायर इंजर्ड, तो कितने जख्मी हो गए थे, 9,000 वायर इंजर्ड, तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी 9,000 पीपल को। एंड 64,000 वायर इवैक्यूएटेड, तो 64,000 जो बाकी लोग थे उनको वहाँ से सेफर प्लेसेस पे लिया गया था, यानी कि उनको बचाया गया था और दूसरी सेफ जगह पे उनको पहुँचाया गया था। इवैक्यूएटेड मीन्स किसी डेंजर प्लेस से ले जाना और किसी सेफ जगह पे पहुँचाना। तो 64,000 को बचाया गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनएबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मर गए थे, जो दूर तक भाग नहीं पाए, तो इस एक्सप्लोजन की वजह से वो क्या बाद में मर गए थे, तो क्योंकि वो भाग नहीं पाए थे इस जब ये एक्सीडेंट पेश आया था। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आईज, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस, तो बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जो मर गए थे वहीं पे, तो कुछ जो भाग रहे थे, तो भागने के दौरान फिर जो कुछ सर्वाइव कर गए, तो यानी कि जिंदा रहे, तो उनकी जो आइज़ थी वो ख़राब हो गई थी, स्किन ख़राब हो गई थी, लंग्स, इस गैस की वजह से। तो बहुत सारे लोग जो बच चुके थे इस एक्सीडेंट में, तो लेकिन कोई ना कोई डिसऑर्डर उनको हो गया था, तो यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, जैसे आइज़ की बीमारी लग गई थी, स्किन बीमारी या लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये इसका यही मतलब है कि हमें अगर इंडस्ट्रीज हम बनाएंगे तो इसमें हमें ध्यान से काम करना चाहिए, और ये जो है फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, तो क्या करना चाहिए हमें इस इंडस्ट्री डिजास्टर से बचने के लिए। Densely populated residential areas should be separated far away from the industrial areas. जो densely populated residential areas होते हैं वहाँ से हमें बहुत ही दूर इंडस्ट्री एरियाज़ को बनाना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है, कारखाने हैं, ये हमें जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है लोगों की, तो वहाँ पे हमें नहीं बनाने चाहिए, बहुत ही दूर खुले मैदान में जाके हमें बनाने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाने चाहिए। People staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs. तो लोगों को हमें जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो हमें उनको अवेयर करना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टोरेज है टॉक्सिन्स की या हज़ार्डस सब्सटेंसेस जो वहाँ पे स्टोरेज होते हैं, तो इनके बारे में इनको आगाह करना चाहिए कि हमें इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उनको होशियार रखना चाहिए। एंड देयर पॉसिबल, तो कभी भी यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट ऑकर हो सकता है, कोई भी डिज़ास्टर हो सकता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, तो फायर वार्निंग के बारे में भी हमें इनको वार्न करना चाहिए, हमें खुद भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि कभी भी आग भी लग सकती है इन जो इंडस्ट्रीज़ है, कारखाने में, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो फाइटिंग सिस्टम जो इनको फिर हैंडल कर सके इस फायर को, या कोई भी हादसा आ जाए, तो फाइटिंग सिस्टम भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हमें इस भी इम्प्रूवमेंट रखना चाहिए, इस फाइटिंग सिस्टम को भी हमें रखना चाहिए। साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, और जो हम स्टोरेज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को, जिसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो ये लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कम से कम स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी, टॉक्सिक सब्सटेंस को स्टोरेज करने के लिए कम रखना चाहिए, इसकी तादाद कम रखनी चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रियल शुड बी इम्प्रूव्ड,
जो पोल्यूशन जो वेस्ट निकलते हैं यहाँ से इंडस्ट्रीज से, तो इनको हमें ऐसे ही रिलीज़ नहीं करना चाहिए। इनका हमें पूरा ट्रीटमेंट करके इनको हमें रिलीज़ करना चाहिए, ताकि जो लोग आसपास रहते हैं उनको इस पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो क्या करना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट करके इसको रिलीज़ करना चाहिए। हमें इस पोल्यूशन डिस्पर्शन, यानी कि जिससे ये पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, उनकी क्वालिटीज़ को हमें बढ़ाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये था, हमने पढ़ा आज इंडस्ट्रियल रीजन्स और इसकी जो डिज़ास्टर्स है, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स पढ़ा हमने, और रिस्क रिडक्शन, तो किस तरह से हम रिस्क को कम कर सकते हैं, ऐसे मेजर्स हमने पढ़े। तो इसको आप घर में अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।